दोस्तों, टाइम ट्रैवल के बारे में तो आप सब ने कभी न कभी सुना ही होगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी देखी होंगी जिनमें टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, जैसे एवेंजर्स एंड गेम, इंटरस्टेलर, द फ्लैश मूवी। और इनके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें हमें टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। इन मूवीज़ में फिक्शनली ये दिखाया जाता है कि हीरोज़ वक्त में पीछे जाते हैं और सब कुछ ठीक करके वापस आ जाते हैं, जो कि देखने में तो बहुत कूल लगता है। बट क्या ये सब सच भी होता है? यानी क्या हम वाकई में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? वेल, ये सवाल आपके माइंड में भी कभी ना कभी आया होगा और आपने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा कि काश मैं वक्त में पीछे जा सकूं और मुझसे अनजाने में जो गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक कर सकूं। यानी हम सब पास्ट में जाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया पास्ट ट्रैवल। जबकि हम में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊँगा, क्या मैं अपने और अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर पाऊँगा। वेल, टाइम ट्रैवल होता भी है, ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूव तो नहीं हो पाया, बट बहुत से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। यानी हम वक्त के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो टाइम ट्रैवल को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइम कैसे काम करता है और अगर हमें टाइम ट्रैवल करना है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूं अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, अगर बात करें टाइम ट्रैवल की, तो डिफरेंट साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल के बारे में डिफरेंट राय रखते हैं, जिनमें से कुछ साइंटिस्ट के नज़दीक टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और कुछ के नज़दीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। उनके मुताबिक टाइम एक एरो की तरह है जो कि अगर एक बार कमान से निकल जाए तो कभी घूम के वापस नहीं आता। यानी टाइम बस एक सीधी डायरेक्शन में मूव करता है। और इस बात पर यकीन रखने वाले साइंटिस्ट में न्यूटन भी थे, क्योंकि दोस्तों न्यूटन को ये लगता था कि टाइम कांस्टेंट है, यानी टाइम यूनिवर्स में हर जगह एक जैसा चलता है। फॉर एग्जांपल, टाइम जिस स्पीड से अर्थ पर चलता है तो यूनिवर्स में हर जगह ये इसी स्पीड से चलेगा। बट दोस्तों, टाइम ऐसे काम नहीं करता। टाइम कैसे काम करता है ये हमें समझाया द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारे जैसे लोग जो फिजिक्स पर बिलीव रखते हैं ये जानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फ़र्क महज एक इल्यूजन है। दोस्तों, 1915 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी हमें ये मानने पर मजबूर करती है कि यस, टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम एक सिंगल एंटिटी हैं, यानी ये दोनों अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही चीज़ है। स्पेस ही टाइम है और टाइम ही स्पेस है, जिसे सिंपली कहा जाता है स्पेस टाइम। तो जनरल थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम एक फैब्रिक यानी एक कपड़े की तरह है, जिस पर जितना वजन डालोगे वो उतना ही बेंड होगा। तो आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को एक फैब्रिक की तरह रिप्रेजेंट किया, जिस पर उसने वजन की जगह ग्रेविटी को दिखाया। यानी ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी वो स्पेस टाइम में उतना ही ज़्यादा कर्व पैदा करेगी। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो। यह है एक फैब्रिक यानी स्पेस टाइम, और इस फैब्रिक पर हम तीन ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, सन, अर्थ और जुपिटर। तो सन का मास और ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए सन ने स्पेस टाइम में सबसे ज़्यादा कर्व पैदा किया। दूसरा बड़ा कर्व जुपिटर ने किया क्योंकि उसकी ग्रेविटी सन से कम है और अर्थ से ज़्यादा है। और अब सबसे छोटा कर्व अर्थ ने किया क्योंकि इसकी ग्रेविटी इन दोनों से ही कम है। यानी जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी वो स्पेस टाइम में उतना ही ज़्यादा कर्व पैदा करेगी, जिसे हम बोलेंगे स्पेस टाइम कर्वेचर। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना ही स्लो होता जाएगा, जिसे हम कहेंगे टाइम डायलेशन, यानी टाइम का डिफरेंट तरीके से काम करना। और अगर आपको टाइम डायलेशन की समझ नहीं आई तो चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, अगर टाइम डायलेशन की मैं आपको कोई सबसे अच्छी एग्जांपल दूं तो ऑफकोर्स मैं एक ब्लैक होल की एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है। इनफैक्ट एक ब्लैक होल के पास इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि वो एक सिंगुलैरिटी बना देती है। अब ये सिंगुलैरिटी क्या है, चलो पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो स्पेस टाइम में एक इन्फिनाइट कर्व डाल देती है, यानी एक ऐसा कर्व जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटी स्पेस टाइम में एक ना ख़त्म होने वाला कर्व बना देती है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। बस यूँ समझ लो कि ब्लैक होल की ग्रेविटी फिजिक्स के सारे लॉज को फेल कर देती है और उसके स्पेस टाइम में इतने ज़्यादा कर्वेचर की वजह से वहाँ टाइम एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्लैक होल के पास कुछ मिनट रुक कर अर्थ पर वापस आओगे तो अर्थ पर कई 100 साल गुजर चुके होंगे या फिर शायद कई हज़ार साल।
आपके लिए तो वो सिर्फ कुछ मिनट ही होंगे, बट अर्थ के लिए नहीं। और ये कॉन्सेप्ट हमें इंटरस्टेलर मूवी में भी देखने को मिला है। इंटरस्टेलर एक बहुत ही पॉपुलर साइंस फिक्शन मूवी है जिसे फेमस मूवी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में दिखाया गया है कि नासा कूपर नाम के एक एक्स पायलट को एक मिशन पर भेजता है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट ढूंढना जहां इंसान जिंदा रह सकें। तो उस प्लेनेट की तलाश में कूपर और उसकी टीम ब्लैक होल के सबसे नज़दीक वाले प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो कूपर बोलता है कि यहाँ टाइम ज़ाया मत करो, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। यहाँ 1 घंटा 7 साल के बराबर है, एक लम्हा भी बर्बाद मत करो। तो खैर वो लोग अपना मिशन तो कंप्लीट नहीं कर पाते, और जैसे ही कूपर वहाँ से वापस आता है तो उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी होती है, जिसे वो अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। कूपर के लिए तो वो ब्लैक होल के पास गुजरे कुछ दिन ही थे, बट उसकी बेटी के लिए वो सारी जिंदगी थी। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, और ये हमें एक ब्लैक होल के पास सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्लैक होल्स पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसे मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। तो चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ग्रेविटी और स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में बताती है, और स्पेस टाइम कर्वेचर हमें सिंगुलैरिटी और टाइम डायलेशन के बारे में बताता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें अब क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर बात करें टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ की, तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है, लेकिन सिर्फ फ्यूचर में, पास्ट में नहीं। पास्ट में टाइम ट्रैवल करना या तो बहुत मुश्किल है या फिर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। और वो क्यों, चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, दरअसल बात कुछ यूँ है कि अगर हम पास्ट में जाकर कुछ चेंजिंग करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा, और अगर हम फ्यूचर को ही चेंज कर देंगे तो हम कभी फ्यूचर में वापस आ ही नहीं पाएंगे। वेल, सुनने में आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको सब क्लियर करा दूंगा। दोस्तों, पास्ट ट्रैवल को समझने के लिए वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग अगर आप वक्त में पीछे जाते हो और अपने दादा को उनकी जवानी में ही मार देते हो तो आप कभी पैदा ही नहीं होगे, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप वक्त में पीछे कैसे गए, और अगर आप वक्त में पीछे चले भी गए तो आप फ्यूचर में वापस कैसे आओगे, क्योंकि फ्यूचर में तो आप होगे ही नहीं। ऐसे में हो सकता है कि आप किसी अलग टाइमलाइन में घुस जाओ, यानी पास्ट बदलोगे तो फ्यूचर भी बदल जाएगा, और अगर आप फ्यूचर ही बदल दोगे तो आप फ्यूचर में कभी वापस आ ही नहीं पाओगे। आप शायद एक पैरेलल यूनिवर्स में चले जाओगे। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप फ्लैश मूवी देख लो, उस मूवी में इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। दोस्तों, मूवी में जब फ्लैश को पता चलता है कि वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, जिससे कि वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है, तो ये सब देखने के बाद फ्लैश डिसाइड करता है कि वो वक्त में पीछे जाएगा और अपनी मरी हुई माँ को बचा लेगा। तो जैसे ही फ्लैश टाइम में पीछे जाकर फ्यूचर में वापस आता है तो वो एक अलग टाइमलाइन में आ जाता है जहाँ उसकी माँ तो जिंदा होती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। फ्लैश टाइम के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसकी वजह से वो एक पैरेलल यूनिवर्स में फंस जाता है, यानी मल्टीवर्स में। और अगर आपको मल्टीवर्स का नहीं पता तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मल्टीवर्स क्या है और ये कितना बड़ा हो सकता है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसको भी मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो चलो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, पास्ट टाइम ट्रैवल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और शायद इसीलिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम पास्ट में तो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो चलो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर टाइम ट्रैवल की। दोस्तों, फ्यूचर टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है, बट सवाल पैदा होता है हाउ, आखिर कैसे हम टाइम ट्रैवल के ज़रिए फ्यूचर में जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है हम ऑलरेडी फ्यूचर में जा रहे हैं। हम सब ही टाइम ट्रैवलर्स हैं जो 1 सेकंड पर 1 सेकंड की रफ्तार से टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, यानी हम हर 1 सेकंड बाद 1 सेकंड फ्यूचर में चले जाते हैं। तो अगर हम 1 सेकंड में 1 आवर का ड्यूरेशन कवर करें तो ये भी एक किस्म का ट्रैवल टू फ्यूचर ही होगा। वेल, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के गूगल आपको बहुत सारे मेथड्स बताएगा। कहीं गूगल 8 तरीके बताएगा, कहीं 5 तो कहीं 10। बट फिक्र मत करो, इस वीडियो में मैं आपको वो सेलेक्टिव मेथड्स बताऊंगा जिनसे टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करने के बाद जब मैंने ChatGPT को बोला कि मुझे फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के वो मेथड्स बताओ जिनसे टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल हो, तो ChatGPT ने मुझे 4 ऐसे मेथड्स बताए जो कि वाकई में एक सेंस बना रहे थे। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते
और इन सभी मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, टाइम ट्रैवल विया स्पीड। दोस्तों, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की एक्चुअली एक नहीं बल्कि 2 थ्योरीज दी थी, जिनमें से एक थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी हमें ग्रेविटी और स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में बताती है और स्पेशल थ्योरी हमें स्पीड ऑफ लाइट और उससे होने वाले रिलेटिव मोशन के बारे में बताती है। तो जनरल थ्योरी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलो अब बात कर लेते हैं स्पेशल थ्योरी के बारे में। दोस्तों, स्पेशल थ्योरी के मुताबिक अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की जितनी स्पीड से ट्रैवल करें तो टाइम हमारे लिए एक्सट्रीमली स्लो हो जाएगा। और वो कैसे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, मान लो कि आप एक ऐसी स्पेसशिप में हो जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो जब आप उस स्पेसशिप में 1 घंटा घूमकर अर्थ पर वापस आओगे तो अर्थ पर शायद कई साल गुजर चुके होंगे, क्योंकि जब हम लाइट की स्पीड से मूव कर रहे होंगे तो हम टाइम को बहुत तेज़ी से पीछे छोड़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, बट वहीं अगर कोई इंसान वॉक करते करते अर्थ से सन पर जाए तो चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग उसे लगभग 3500 साल लग जाएंगे। तो अगर वो इंसान भी लाइट की स्पीड से मूव कर रहा होता तो उसे भी 8 मिनट लगते सन तक पहुंचने में, यानी वो 3500 साल के डिस्टेंस को सिर्फ 8 मिनट में ही कवर कर लेता और अपना वक्त बचाकर 3500 साल पहले ही सन पर पहुंच जाता। अब क्योंकि उसने 3500 साल का डिस्टेंस 8 मिनट में कवर किया और 8 मिनट ही लगेंगे उसे वापस आने में, यानी 3500 साल का डिस्टेंस वो वापस आने पर भी कवर करेगा। तो इस हिसाब से जब वो अर्थ पर वापस आएगा तो वो एक्चुअली 7000 साल बाद वापस आएगा। उसके लिए तो वो 8 और 8 16 मिनट होंगे, लेकिन अर्थ के लिए वो 3500 और 3500 यानी 7000 साल होंगे। तो इस चीज़ को भी हम टाइम डायलेशन कहते हैं, जो कि पॉसिबल है स्पीड की वजह से। जनरल थ्योरी में टाइम डायलेशन ग्रेविटी की वजह से था, बट स्पेशल थ्योरी में ये स्पीड की वजह से है। यानी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तो हम फ्यूचर में भी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। अब लाइट की स्पीड से मूव करना वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर हुआ तो हम फ्यूचर देख पाएंगे। नंबर 2, टाइम ट्रैवल विया ग्रेविटी। दोस्तों, ग्रेविटी के जरिए भी टाइम ट्रैवल होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। दोस्तों, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि इस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के सेंटर में होती है। ब्लैक होल के बीच वाले इस पार्ट को हम इवेंट होराइजन कहते हैं, और इवेंट होराइजन में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लाइट को भी खा जाती है। इनफैक्ट लाइट इस यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज़ है, बट ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को भी नहीं छोड़ती। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि जब ग्रेविटी लाइट को भी निगल रही है तो इट मीन्स ग्रेविटी ज़्यादा फास्ट हुई। तो अगर वाकई ऐसा है, फिर हम लाइट को इस यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज़ क्यों कहते हैं, ग्रेविटी को क्यों नहीं कहते? तो दोस्तों, इस बात का जवाब आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में छुपा है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग लाइट इस यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज़ है। और वो कैसे, चलो मैं समझाता हूँ। दोस्तों, बात यह है कि ग्रेविटी एक तो ट्रैवल नहीं कर पाती और दूसरा ये कांस्टेंट नहीं है, यानी ये हर जगह सेम नहीं रहती। किसी जगह पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और किसी जगह पर बहुत कम। बट वहीं अगर लाइट को देखें तो लाइट के केस में इसका उल्टा है, यानी लाइट ट्रैवल भी कर पाती है और अपनी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ये यूनिवर्स में हर जगह सेम रहती है, यानी लाइट बिल्कुल कांस्टेंट है। और यही वजह है कि इस यूनिवर्स की हर चीज़ को हम लाइट की स्पीड से मेजर करते हैं। जैसे इतने लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट है, इतने लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी है, वगैरह वगैरह। तो खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, एक ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को भी निगल जाती है और उसकी इतनी एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से वहाँ एक्सट्रीम टाइम डायलेशन देखने को मिलता है। खैर ब्लैक होल्स कई हज़ार लाइट ईयर्स दूर होते हैं, इसीलिए उन तक पहुँचना नामुमकिन है। बट फिर भी अगर हम किसी तरह एक ब्लैक होल के पास रुक कर अर्थ पर वापस आ गए तो टाइम डायलेशन की वजह से हम फ्यूचर में आएंगे। नंबर 3, टाइम ट्रैवल विया हाइबरनेशन। दोस्तों, हम हाइबरनेशन के ज़रिए भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये हाइबरनेशन क्या होता है, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, हाइबरनेशन के एक्चुअल मीनिंग है सुकून या फिर एक गहरी नींद, जो कि बेसिकली एनिमल्स में होता है। जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ एनिमल्स अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए एक गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन में बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है और बॉडी के सारे केमिकल प्रोसेस स्लो हो जाते हैं, जैसे ब्रीथिंग, ब्लड फ्लो और हार्ट बीट वगैरह वगैरह, जिसके चलते एनिमल्स को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और वह सर्दियों में बिना खाए पिए भी कई महीनों तक जिंदा रह लेते हैं। यानी हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एनिमल्स सर्दियों में बिना फूड और वाटर के भी सर्वाइव कर पाते हैं। अब हाइबरनेशन से टाइम ट्रैवल कैसे होगा, चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, इंसानों की हाइबरनेशन वैसे तो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन अगर ये हुई तो कुछ ऐसे होगी।
इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई जाएंगी जिसमें इंसानों को रखा जाएगा। ये मशीन्स इंसानों के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देंगी, जिससे इंसान भी कई सालों तक बिना खाए पिए भी जिंदा रह लेंगे। अब क्योंकि इंसानों का मेटाबॉलिज्म इस पीरियड में काफ़ी स्लो रहेगा तो उनकी एजिंग भी स्लो हो जाएगी, यानी उनकी उम्र धीरे धीरे गुजरेगी। तो अगर कोई इंसान 10 साल हाइबरनेशन में सोया रहेगा तो उसे बस यूँ महसूस होगा कि जैसे वो 10 घंटे सो लिया। तो हाइबरनेशन में एजिंग स्लो हो जाएगी, जिसकी मदद से हम दूर दराज की गैलेक्सीज में ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये भी टाइम को स्लो करके ट्रैवल करने का एक मेथड है जिसे हम सस्पेंडेड एनिमेशन भी कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस मेथड का यूज़ करके हम मार्स पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, मिशन मार्स पर स्पेसएक्स कई सालों से काम कर रही है सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मार्स पर इंसानों को ज़िंदा कैसे रखा जाए। तो अगर मार्स पर ज़िंदगी का आगाज़ होता है तो इंसानों को वहाँ स्पेस क्राफ्ट्स के ज़रिए भेजा जाएगा। खैर, नॉर्मली एक स्पेस क्राफ्ट को मार्स तक पहुँचने में 6 से 9 महीने लगते हैं और इतने लंबे अरसे तक स्पेस क्राफ्ट्स में मौजूद लोगों के लिए फूड, वाटर और दूसरे बेसिक रिसोर्सेज को पूरा करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हाइबरनेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को स्लो किया जाएगा ताकि हमें मार्स तक पहुँचने में कोई भी दिक्कत ना आए। नंबर 4, टाइम ट्रैवल विया वर्म होल्स। दोस्तों, वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वर्म होल्स एक्चुअली स्पेस टाइम में मौजूद ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिनसे हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कवर कर सकते हैं। और वो कैसे, चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, ये एक पेपर है और इस पर यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी। अब मान लो कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है तो आपको ये सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, राइट। बट वहीं अगर हम इस पेपर को ही बीच से फोल्ड कर दें तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे और इनका डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो एक वर्म होल ऐसे ही काम करता है। अब इसी चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, ये है मिल्की वे और ये है हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जिनके बीच 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से एंड्रोमेडा तक जाएंगे तो हमें वहाँ पहुँचने में 2.5 मिलियन साल लग जाएंगे। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच एक वर्म होल बन चुका है, तो आपको क्या लगता है हमें अब एंड्रोमेडा तक जाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ साल, कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते? तो इसका जवाब है सिर्फ कुछ ही सेकंड्स। जी हाँ दोस्तों, हमें मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक पहुंचने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगेगा, जो कि पॉसिबल होगा सिर्फ एक वर्म होल से। यानी वर्म होल स्पेस टाइम में एक ऐसा शॉर्टकट है जो कि हमारे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बदल देगा। अब मज़े की बात यह है कि वर्म होल्स थ्योरेटिकल हैं, यानी ये हैं भी या नहीं ये कोई नहीं जानता। वर्म होल्स को भी आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था और जो चीज़ आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट की तो मानो वो पत्थर पर लकीर बन चुकी, क्योंकि ब्लैक होल्स को देखने से पहले भी आइंस्टाइन हमें ब्लैक होल्स के बारे में बता चुके थे। आइंस्टाइन ने डायरेक्टली तो ब्लैक होल्स के बारे में नहीं बताया था, हाँ, लेकिन उन्होंने सिंगुलैरिटी के बारे में ज़रूर बताया था। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो स्पेस टाइम में एक इन्फिनाइट कर्व बना देगी, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। तो आइंस्टाइन ने सिंगुलैरिटी को प्रेडिक्ट किया था, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक होल के अंदर ही देखने को मिलती है। वेल, वर्म होल्स को अभी तक देखा तो नहीं गया, बट इनके होने का अंदाज़ा लगाया गया है, जैसे ब्लैक होल्स को देखने से पहले उनके होने का अंदाज़ा लगाया जा चुका था। तो अगर वर्म होल्स स्पेस में कहीं मौजूद हुए तो इनकी मदद से हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कवर कर पाएंगे। दोस्तों, वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट भी हमें इंटरस्टेलर मूवी में देखने को मिला है। उस मूवी में दिखाया गया है कि नासा को सैटर्न के पास एक वर्म होल मिलता है, जिससे वो दूसरी गैलेक्सी में जाकर एक हैबिटेबल प्लैनेट की तलाश करते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरस्टेलर मूवी को एक बार खुद ज़रूर देखना। उस मूवी में टाइम डायलेशन, वर्म होल्स, ब्लैक होल्स और इवन के 4th डायमेंशन को भी दिखाया गया है, क्योंकि मूवी के एंड में जब कूपर ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है तो वो एक्चुअली 4th डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ से फिर वो अपनी बेटी को सिग्नल भेजता है। तो अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको इजीली हिंदी में डाउनलोड करके देख सकते हो। खैर, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, वर्म होल हमारा आखिरी तरीका था ट्रैवल टू फ्यूचर का। मैंने आपको फ्यूचर में ट्रैवल करने के टोटल 4 तरीके बताए हैं, जो कि अब तक पॉसिबल तो नहीं हो पाए, बट अगर हुए तो हम डेफिनेटली फ्यूचर में जा पाएंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि भले ही हम पास्ट में नहीं जा सकते, मगर हम पास्ट में देख ज़रूर सकते हैं। और वो कैसे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि डायनासोर्स इस दुनिया में 200 मिलियन साल पहले रहा करते थे। तो मान लो कि एक एलियन है और वो 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से अर्थ को देख रहा है। अब क्योंकि वो 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर बैठा है तो उसे अर्थ आज की नहीं बल्कि 200 मिलियन साल पहले की दिखेगी।
यानी उसे आज भी अर्थ पर डायनासोर्स घूमते दिखाई देंगे। और ऐसा क्यों होगा, चलो थोड़ा गहराई से समझते हैं। दोस्तों, बात यह है कि जब सूरज की रोशनी अर्थ से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है तो तभी अर्थ विजिबल होती है, और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई ये हमेशा स्पेस में ट्रैवल करती रहेगी। अब 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर जो एलियन बैठा है तो डेफिनेट सी बात है कि उसे अर्थ तभी विजिबल होगी जब ये लाइट उस तक पहुंचेगी, यानी 200 मिलियन साल बाद। बट अभी ये लाइट उस तक पहुंची ही नहीं और वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दूर से ही अर्थ को देख रहा है, तो उसे अर्थ आज की नहीं बल्कि 200 मिलियन साल पहले की दिखेगी, क्योंकि उसे वो लाइट दिख रही होगी जो 200 मिलियन साल पहले रिफ्लेक्ट हुई थी। यानी उसे आज भी डायनासोर्स का टाइम दिखेगा। तो इस चीज़ को हम लुक बैक टाइम कहते हैं, और ये कोई मजाक नहीं बल्कि साइंस है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसके बारे में चैट जीपीटी या मेटा एआई से भी समझ सकते हैं। वेल दोस्तों, लुक बैक टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और यही चीज़ हमें दिखाती है नासा की द जेम्स वेब टेलीस्कोप। दोस्तों, जेम्स वेब नासा की अब तक की सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पास्ट देख सकती है। अब जेम्स वेब पास्ट कैसे देखती है, इस पर हमारी रिसर्च अभी चल रही है। बहुत जल्द इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा जिसमें हम जेम्स वेब के बारे में सब कुछ जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि इसने क्या कुछ देखा। तो आई होप आपको मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इसे लाइक करके अपना प्यार दिखा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। बस तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।